हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की कक्षा में हमारा नया अध्याय। ये है अध्याय नंबर 26। इसका नाम है निबंध लेखन, मतलब ऐसे राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा था कहानी लेखन, तो क्या आपने कहानियां लिख ली है, बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही मजेदार कहानियां लिखी होंगी, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया अध्याय। आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों, निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग। तो देखिए, निबंध उस कलात्मक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लेख लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, निबंध शब्द निबंध से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि निबंध शब्द जो है आपका किससे, निबंध से मिलकर बना होता है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। इसका क्या मतलब है, निबंध का मतलब है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है बच्चों, किसी विषय पर अच्छी प्रकार से व्यवस्थित लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया। हमने क्या किया, मान लीजिए कोई भी विषय लिया, उस पर हम अपने अनुसार एकदम बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से कोई लेख लिखते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं। ठीक है, उसे ही हम निबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। निबंध अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इसके द्वारा हम अपने मन के भाव, विचारों और सशक्त ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं निबंध के भेद। तो आइए बच्चों देखें निबंध के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ ऐसे। देखिए, निबंध को मुख्यतः तीन भेदों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए कौन से है। पहला है विचारात्मक निबंध। तो देखिए इसमें क्या है, किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन विचारात्मक निबंध में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, दहेज प्रथा, प्रदूषण की समस्या, आरक्षण नीति आदि। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी विचार की या फिर किसी भी समस्या का जो वर्णन है आपका इस विचारात्मक निबंध में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखिए, ये है विवरणात्मक निबंध। ठीक है बच्चों, देखिए तो किसी भी घटना, यात्राओं, उत्सवों, स्मरणों, महापुरुषों की जीवनी आदि का वर्णन विवरणात्मक निबंध में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, यहाँ पे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ, मेरी पहली वायु यात्रा हुई, आंखों देखी एक बस दुर्घटना, महात्मा गांधी आदि। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए, ये है वर्णनात्मक निबंध। तो देखिए इसमें क्या है, किसी भी स्थान, वस्तु, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन वर्णनात्मक निबंध में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा देश, ताजमहल, वर्षा ऋतु, होली आदि। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हमने ये तीनों भेद इसके देख लिए हैं। अब आइए बच्चों हम आगे देखते हैं निबंध के अंग, मतलब पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो निबंध के तीन मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, आइए देखिए कौन से। पहला है प्रस्तावना, मतलब भूमिका। ठीक है, देखिए तो यह निबंध का आरंभिक अंग होता है। ठीक है, इस भाग में निबंध लिखे जाने वाले विचारों का वर्णन होता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि प्रस्तावना क्या होती है, ये आपका सबसे जो आपका आरंभिक भाग होता है वो है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें क्या लिखा जाता है, इस भाग में निबंध लिखे जाने वाले विचारों का वर्णन होता है। ठीक है, दूसरा देखिए मध्य भाग। तो इसमें क्या लिखते हैं, यह निबंध का मुख्य भाग होता है, इसमें प्रस्तावना में दिए गए विचारों का विस्तार किया जाता है। ठीक है, इस भाग में विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही भाग प्रस्तावना और उपसंहार को मिलाने वाला होता है। तो बच्चों समझ आया आपको कि यह आपका मध्य भाग कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया है उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब टिप्स टू राइट बेस्ट ऐसे। तो मतलब अगर आप सबसे अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, आप सबसे अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, आइए जाने। देखिए बच्चों क्या है, उत्तम निबंध लिखने हेतु विशेष ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है। तो देखिए पहला क्या है, जिस विषय पर आप निबंध लिखना चाहते हो उसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है, जिसमें जो कुछ लिखा जाए वह प्रामाणिक हो। ठीक है, आगे देखिए, निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, निबंध के प्रत्येक पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। ठीक है, तथा विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निबंध में मौलिकता होनी चाहिए, निबंध वही अच्छा होता है जिसमें अपनी बात अपने ढंग से कही जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से उपयुक्त उचित निबंध लिखने की बातों का ध्यान रखते हुए संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरसता, विचारों की क्रमबद्धता, पूर्णता तथा मौलिकता किसी भी निबंध की आवश्यक तत्व है। ठीक है बच्चों,
चलिए अब आगे देखते हैं हम कौन सा तीसरा भेद इसका कौन सा है, ये है उपसंहार। चलिए बच्चों देखें, तो यह भाग वर्णित विषय का सार होता है। इसमें लेखक स्वयं की विचारधारा को संक्षेप में स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों तो हमने तीनों प्रकार देख लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए पहला है किसी त्योहार का वर्णन, ठीक है, जैसे कि दशहरा है। तो देखिए बच्चों क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस्टिवल दशहरा। चलिए बच्चों इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि प्रस्तावना यहाँ पे दी हुई है, क्या, जब रावण ने राम को मारा है उसी विजय की शान दशहरा। ठीक है, हुई धर्म की जय अधर्म पर, शक्ति की पहचान दशहरा। ठीक है, एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, जब राम ने रावण को मारा है उसी, दोबारा कर रही हूं उसको। चलिए बच्चों देखिए एक और बार, जब राम ने रावण को मारा है उसी विजय की शान दशहरा, हुई धर्म की जय अधर्म पर, शक्ति की पहचान दशहरा। ठीक है बच्चों, चलिए आप शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत की पावन धरती पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार हमें अपनी महान संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, है ना बच्चों। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमें पता चलता है कि धर्म की अधर्म पर हमेशा जीत होती है। दशहरा या विजयादशमी भी इसी प्रकार का त्योहार है। यह हमें शक्तिशाली बनने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो आप देखते हैं मनाने का कारण। ठीक है बच्चों, देखिए तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी होती है। ठीक है, इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं ना, रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में ही यह त्योहार मनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो अब आपको इसका कारण भी पता चल गया। आगे देखिए विभिन्न राज्यों में मनाने की विधि। आइए देखें, तो बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जब संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी तो माँ दुर्गा ने उसके साथ 9 दिन तक घोर युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। ठीक है, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि पूजा होती है और 10वें दिन दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र से विसर्जित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब दशहरे से कुछ दिन पूर्व से ही उत्तर भारत में स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे वाले दिन मनोहारी झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर मेघनाद, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतले बनाए जाते हैं। साय के समय भगवान राम के स्वरूप द्वारा पुतलों में आग लगाई जाती है। ठीक है, इस उत्सव को देखने के लिए अपार जन समूह उमड़ जाता है। ठीक है, पुतलों में आतिशबाजियां भी भरी जाती हैं जिससे जोर जोर के धमाके होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी दिन क्षत्रिय लोग अपने अपने शस्त्रों को पूजन भी करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने लिख लिया है। आइए अब करते हैं हम इसका उपसंहार। ठीक है, देखिए तो विजयादशमी का त्योहार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि धर्म की अधर्म पर सदा विजय होती है। ठीक है, श्री राम की रावण पर विजय, धर्म की अधर्म पर न्याय पर ही विजय थी। ठीक है बच्चों, यह त्योहार हमें धर्म, मर्यादा तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। भारत की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। हमें चाहिए कि हम त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और उनसे प्रेरणा लें, है ना बच्चों। चलिए तो देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से ये निबंध कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। आइए बच्चों अब करते हैं अगला निबंध। तो ये देखिए क्या है, महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है, प्रस्तावना सबसे पहले दी गई है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ये तो हमारा गीत है बहुत प्यारा। चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए भारत अनेक पुरुषों की जन्मभूमि है। रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे युग पुरुषों तथा संत महात्माओं ने यहाँ जन्म लिया है। आधुनिक युग में ऐसे ही एक अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने यहाँ जन्म लिया, जिन्होंने हमें न केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया बल्कि हमें अंग्रेजों की दास्ता के बंधन से मुक्त भी कराया, है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए जन्म स्थान इनका। तो देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है,
उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। चलिए बच्चों आगे देखिए शिक्षा। देखिए उनकी शिक्षा कहाँ हुई, तो गांधी जी की आरंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा नामक कन्या से हो गया था। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए तथा बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। ठीक है, एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। वहां अंग्रेज भारतीयों के प्रति अत्यधिक बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अंग्रेजों की भेदभाव की उस नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कार्य में उन्हें भारी सफलता मिली। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें स्वतंत्रता में सहयोग। देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने भारत में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का निश्चय किया तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए जुट गए। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। ठीक है, गांधी जी के साथ आंदोलन में पूरा भारत कूद पड़ा। सन 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ठीक है, फिर देखिए आगे गांधी जी के साथ आगे देखिए इनके नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। ठीक है, सन 1930 में नमक सत्याग्रह तथा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए गए। अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें देश के विभाजन के समय चल रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए भी कार्य किया था तथा उन्हें हरिजन नाम दिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के वस्त्र प्रयोग पर भी विशेष बल दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप गांधी जी भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो बच्चों देखिए ये हमने अच्छे से कर लिया है। आइए बच्चों अब इसका अंतिम भाग हम उपसंहार देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सत्य अहिंसा तथा मानवता के इस पुजारी की 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, उनके देहावसान से सारे विश्व में शोक की लहर छा गई। वे भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी दी गई शिक्षाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना बच्चों। चलिए तो हमने बहुत अच्छे से हमारा ये निबंध कर लिया है। आइए बच्चों अब हम एक अगला विषय देखते हैं, तो ये है फुटबॉल मैच। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। आइए बच्चों प्रस्तावना देखते हैं। सबसे पहले राजकीय सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय आर्यनगर नई दिल्ली की फुटबॉल टीम से हमारा मुकाबला एक पुराने स्वप्न की तरह साकार हुआ। फुटबॉल में हमारी टीम ने अपने पूल के सभी प्रतिद्वंदी टीमों को परास्त कर फाइनल में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए मैच का प्रारंभ। देखिए बच्चों मैच प्रातःकाल 8:30 पर प्रारंभ हुआ और दोनों स्कूलों की टीम के कप्तान केंद्र में पहुंच गए। ठीक है, टॉस हुआ और फील्ड साइड के निर्धारण के बाद मैच प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में राजकीय महाविद्यालय के खिलाड़ी हावी रहे जरूर, किंतु कुछ ही देर में एक गलत प्रयास के कारण हमारी टीम के पक्ष में पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। ठीक है, हमारी टीम में गुरमीत कॉर्नर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। उसने बॉल को गोल की तरफ हिट कर दिया और इस प्रकार हमारी टीम 1-0 से आगे हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो मध्यांतर के बाद मैच। देखिए बच्चों मध्यांतर तक प्रयास के बाद भी राजकीय विद्यालय की टीम गोल बराबर नहीं कर सकी। ठीक है, और रेफरी ने मध्यांतर की सीटी बजा दी। ठीक है बच्चों, हम सभी लोग काफी खुश थे। हम 1-0 से आगे थे। ठीक है बच्चों, हम 1-0 से आगे थे। अब आगे इस बढ़त को बनाए रखना था। ठीक है बच्चों, यही बात हमारे कोच श्री भगवान भी हमें समझा रहे थे। आइए बच्चों अब आगे देखें तो थोड़ी देर बाद ही खेल प्रारंभ होने की सीटी बजी। दोनों टीमें फिर पूरी क्षमता से एक दूसरे पर भारी पड़ने की भावना के साथ जुट गईं। ठीक है, फिर से एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास जोरों से जारी था। अभी मध्यांतर के बाद का आधा समय ही बीता था कि हमारी टीम ने सुरक्षात्मक खेल प्रारंभ कर दिया। हमें अपनी 180 की बढ़त बनाए रखनी थी, इसे किसी भी प्रकार गंवाना नहीं था। ठीक है, इसमें गोलकीपर रमेश यादव की सजगता पुरस्कार योग्य है कि उसने गोल के मुहाने से पहले ही कई बार गेंद की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। एक स्थिति यह भी आई कि राजकीय विद्यालय को हमारे विरुद्ध पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, लेकिन
हमारे गोलकीपर रमेश यादव की सतर्कता और समझबूझ ने उनका यह वार भी खाली किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं उपसंहार। ठीक बच्चों, तो देखिए खेल कूद, देखिए बच्चों खेल खेल कुछ देर और चला। ठीक है बच्चों, राजकीय विद्यालय ने अंतिम समय तक बराबरी का प्रयास किया। ठीक है, पर रेफरी की अंतिम सीटी ने हमारी विजय की घोषणा कर दी। ठीक है, हमारे विद्यालय के लिए यह पहला अवसर था जब हमारी टीम फाइनल में पहुंची और विजेता टीम बनी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सच यही है, हमारी जीत का मजा ही अनोखा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी से ये हमने सारे निबंध कर लिए हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो आइए हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों, तो देखिए क्या है यहाँ पे, आओ कुछ बताएं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। देखो बच्चों, पहला पहला विषय आपके पास देशाटन से लाभ। ठीक है, ख देखिए किसी आंखों देखे मेले का वर्णन। ठीक है, ग देखिए किसी त्योहार का वर्णन, घ है विद्यालय का वार्षिक उत्सव। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सारे विषय हैं जिन पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह अध्याय हमारा पूरा होता है, हमने काफी अच्छी तरीके से निबंध लिखना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।